जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के तीसरे अध्याय विद्युत धारा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि सेलों को कैसे आपस में जोड़ा जाता है, यानी सेल को आपस में जोड़ करके हम बैटरी का निर्माण कैसे करते हैं, हम ये भी देखेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ऐसी कौन सी स्थिति आती है जिसमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़नी चाहिए और ऐसी कौन सी स्थिति आती है जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध, और ये संबंध था V = E - IR। हम आपको बताने जा रहे हैं कि परिपथ में धारा का मान कितना है। तो अब अगर यहाँ पर ओम के नियम का प्रयोग करें तो V हो जाएगा IR, जहाँ कैपिटल R परिपथ में जुड़ा हुआ बाह्य प्रतिरोध है। अब हम V की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो फिर ये हो जाएगा IR = E और माइनस हो जाएगा IR। अब हम I को एक जगह करते हैं तो माइनस IR को हम लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा IR + IR = E। अब हम यहाँ से I कॉमन ले लें तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R हो जाएगा E। और फिर इसके बाद आप देखें यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल E/, स्मॉल r प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ से परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना हम कर सकते हैं। तो एक बात आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि अगर आपको सेल का विद्युत वाहक बल मालूम है, अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध मालूम है और परिपथ में जुड़ा हुआ बाह्य प्रतिरोध मालूम है, तो कुल विद्युत वाहक बल में अगर हम कुल प्रतिरोध से भाग दे देना तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना की जा सकती है। अब हम लोग वैद्युत सेलों का संयोग पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि वैद्युत सेल विद्युत धारा का स्रोत होता है, लेकिन अगर हमको प्रबल विद्युत धारा प्राप्त करनी हो ना तो प्रबल विद्युत धारा को हम सेल से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए कई सेलों को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो सेलों का जब संयोग होता है और सेलों के संयोग से जो सिस्टम प्राप्त होता है उस सिस्टम को ही हम बैटरी कहते हैं। तो सेलों के संयोग से यानी कई सेलों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो जिस सिस्टम का निर्माण होता है उस सिस्टम को हम बैटरी कहते हैं। बहुत लोगों को सेल और बैटरी में डिफरेंस ही नहीं समझ में आता है। तो अब हम आपको बतावें कि सेलों को आपस में जोड़ने को ही सेलों का संयोजन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सेलों को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो देखिए, सेलों को जोड़ने के लिए आपस में तो 3 तरीके होते हैं। एक श्रेणी क्रम होता है, दूसरा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम होता है, और तीसरा जो क्रम होता है वो मिश्रित क्रम होता है। लेकिन मिश्रित क्रम को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसलिए हम लोग केवल श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत सेलों के संयोजन का श्रेणी क्रम क्या होता है। हम फर्स्ट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं, श्रेणी क्रम इन सीरीज। तो
हम लोग इसको देखने जा रहे हैं श्रेणी क्रम क्या होता है। आप समझिए, पहले एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, और इसी तरह से ढेर सारे सेल हैं, बीच में डॉट 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 किया गया है। और ढेर सारे सेल का मतलब ये हुआ कि आपको जितने सेल की जरूरत है यहां पर उतने सेल हैं। और फिर लास्ट में एक सेल दिखाया गया है, यहाँ पर ये आपको पता है कि सेल में जो बड़ी वाली लाइन होती है वो एनोड को प्रदर्शित करती है, छोटी वाली लाइन कैथोड को प्रदर्शित करती है। और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि अगर सेल से तुरंत जुड़ा हुआ प्रतिरोध है तो आप समझ लीजिए कि वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ये भी आंतरिक प्रतिरोध, ये भी आंतरिक प्रतिरोध, ये भी है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सेलों को आपस में श्रेणी क्रम कैसे जोड़ा जाता है। तो देखें, ये है सेल का धन सिरा और ये ऋण सिरा। तो सेल के ऋण सिरे, पहले सेल के ऋण सिरे का संबंध दूसरे सेल के धन सिरे से कर देते हैं, और फिर दूसरे सेल के ऋण सिरे का संबंध तीसरे सेल के धन सिरे से कर देते हैं। और इस तरह से सेलों को जब हम आपस में जोड़ते हुए चले जाते हैं तो सेलों को आपस में जोड़ने का ये जो क्रम होता है ये श्रेणी क्रम कहलाता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सेलों के साथ परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जुड़ा होता है, और फिर बाह्य प्रतिरोध के साथ साथ यहाँ पर कुंजी लगा होता है स्विच ऑन करने के लिए, ये कुंजी है। और लास्ट वाले जो सबसे अंत वाला प्रतिरोध है, अंत वाले प्रतिरोध के ऋण सिरे का जो संबंध है वो कुंजी से कर दिया जाता है। तो इस प्रकार सेलों को आपस में जोड़ने के इस प्रकार के क्रम को ही श्रेणी क्रम कहते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सेलों का संयोजन नॉर्मली आप जब देखते हैं कि 3 सेल वाले टार्च हुआ करते थे, पहले जब टार्च आया करते थे, या रेडियो हुआ करता था, रेडियो पहले हम लोग बजाया करते थे, तो उसमें कई सेल आपस में लगाए जाते थे। कुछ सेल ऐसे होते थे, कुछ टार्च ऐसे होते थे जिसमें 2 सेल लगते थे, कुछ में 3 सेल लगते थे, किसी में 4 सेल लगते थे। इसी तरह से जो रेडियो होती थी उसमें भी 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल वाले हुआ करते थे। तो पता चला मार्केट से नया नया सेल खरीद के लाए और उसको लगाने का तरीका ही उल्टा कर दिए। दो सेलों का एनोड ही एक तरफ कर दिए, या 2 सेलों का कैथोड ही एक तरफ कर दिए। इसके बाद रेडियो बजाते हैं, रेडियो बजता ही नहीं है, टार्च जलाते हैं, टार्च जलता ही नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि ये जो कंपनी है ये कंपनी ही बिल्कुल खराब है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सेलों को जो जोड़ने का तरीका है, सेलों के जोड़ने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। हमेशा धन का ऋण से और फिर धन का ऋण से, ऋण का धन से ऐसे होना चाहिए। अगर 2 धन एक तरफ कर देंगे, यानी 2 एनोड एक तरफ कर देंगे, 2 कैथोड एक तरफ कर देंगे, तो सेल कितना भी पावरफुल होगा वो बैटरी का निर्माण नहीं कर पाएगा। और अगर वो बैटरी का निर्माण नहीं कर पाएगा तो उसके द्वारा परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हमने तो सेलों को जोड़ दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हमने स्विच ऑन कर दिया। जब स्विच हमने ऑन किया तो कुल मिलाकर के सेलों को जोड़ा गया था प्रबल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए। तो प्रबल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अब हम करेंगे क्या, ये आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। हम इसको दिखा दे रहे हैं। जब स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो सेल के एनोड के तरफ से होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके विपरीत दिशा में जाते हैं, और विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा इधर की तरफ चलने लगती है और इस तरह से ये विद्युत धारा आगे बढ़ती जाती है और ये विद्युत धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होती है। अब जरा हम लोग देखें कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान कितना है। हम मान लेते हैं कि सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वह E है, और सेलों का विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल की दिशा हम आप दिखा दे रहे हैं।
तो ये सेलों का विद्युत वाहक बल एक समान है और ये एक समान विद्युत वाहक बल के सेल जुड़े हुए हैं। अब हम लोग देखें कि सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो ये देखा जाए, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल EMF, विद्युत वाहक बल, तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा ये हमको देखना है। तो अगर यहाँ पर n सेल जुड़े हुए हैं, यहाँ n सेल्स जुड़े हुए हैं, तो अब देखें आप, तो एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। अगर 2 सेल होंगे तो विद्युत वाहक बल 2E हो जाएगा, 3 होंगे तो 3 हो जाएगा, 4 होंगे तो 4E हो जाएगा। लेकिन n सेल हैं तो कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो Ne हो जाएगा। अब हम लोग प्रतिरोध देखें तो एक बात मैं बता दूं कि अगर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनके जो आंतरिक प्रतिरोध होंगे, आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे तो अब हमको तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा, हमें कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा। अगर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश है तो आपको मालूम है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला R = R1 + R2 + R3 + and so on होता है। तो इस प्रकार अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध अगर R डैश है तो ये तुल्य प्रतिरोध R प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से होते हुए ये हो जाएगा n टाइम्स, यानी n बार तक हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना निकल रहा है। तो अगर एक प्रतिरोध होता तो R होता, 2 प्रतिरोध होते 2R हो जाता, 3 प्रतिरोध होते 3R हो जाता, 4 प्रतिरोध होते 4R हो जाता। लेकिन n प्रतिरोध है तो nR हो जाएगा। तो ये प्रतिरोधों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकल गया। अब हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। परिपथ में आप देख रहे हैं कि परिपथ में जुड़ा हुआ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो फिर ये हो जाएगा यहाँ R डैश की वैल्यू NR और प्लस ये हो जाएगा कैपिटल R। तो ये कुल प्रतिरोध हो गया। अब अगर परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करनी हो तो विद्युत धारा की गणना करने के लिए कुल विद्युत वाहक बल और बटा में कुल प्रतिरोध कर देंगे। ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध। जैसा कि अभी आपने देखा है कि जब परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा की गणना करनी होगी तो अभी इसके पहले हमने जो परिपथ में धारा का मान निकाला है, कुल विद्युत वाहक बल में अगर कुल प्रतिरोध से भाग दे देंगे तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अगर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो इसके बाद कुल विद्युत वाहक बल आपने देखा है Ne है और फिर कुल प्रतिरोध जो है यह NR प्लस कैपिटल R है। तो इस प्रकार ये जो फार्मूला मिला हम लोगों को कि अगर अगर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो सेलों के द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I = NE/NR प्लस कैपिटल R होगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने ये देखा कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान इतना होता है। तो ये तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान निकला, लेकिन अभी हम लोगों को यह देखना बाकी है कि सेलों को कब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से किस स्थिति में लाभ होगा और किस स्थिति में लाभ नहीं होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो
नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि सेलों को जोड़ने से सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।